नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 3 सेंट्रल नोएडा राजीव कुमार गुप्ता ने थाना सूरजपुर क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि संदिग्ध वाहनों को बैरिकेडिंग कर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और नियम न मानने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी पीसीआर व पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। और नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके पहले आप सभी ने अभी देखा होगा कैसे मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है और ये डर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये दोनों परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आए। पर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ में है, एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो विकास को चुने। दोस्तों, एक तरफ जहां मुंबई में दो परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं, जानते हैं कि विकास के साथ में मुंबई है, एनडीए के साथ में मुंबई है, वहीं दूसरी तरफ पूरा देश इस बात पे आक्रोशित है कि जब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमारे एक हिंदू भाई जिसकी बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी, उस हिंदू भाई के पक्ष में आप सभी ने देखा, भले दिल्ली हो गया, भले मुंबई हो गया या देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने चुन कर लाठी के माध्यम से हर वो हिंदू साधु संत जो बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर हमारे हिंदू भाई को जिस तरीके से लिंच किया गया, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से जब प्रोटेस्ट करने आया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। ठीक है सर। कई साधु संतों की फोटो और वीडियो सामने आए जो हाथ जोड़कर ठीक है सर पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने खड़े थे और ये इस बात को कह रहे थे
कि हमें हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दीजिए, परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने भगवा देकर लाठी से हमारे बंगाली हिंदू भाई और बहन पर प्रहार किया। तो एक तरफ हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है, और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। कई साधु संत वहीं सड़क पर फेंट हो गए। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। ये तुष्टीकरण की परिकाष्ठा है जो पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बंगाली हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित के ऊपर कट्टरपंथियों के हित को चुना। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मनुष्य तीनों में एक भयंकर गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी कलकत्ता में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, चक्का जाम करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पर, हमारे साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। ये विडंबना नहीं, ये सबसे बड़ा कम्युनल मॉडल है जो देश में सिर्फ इकलौते राज्य जहां पे ये प्रैक्टिस हो रहा है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, कट्टरपंथियों को उन्होंने अपनी सरकार को आउटसोर्स कर दिया। स्थिति इस तरीके से हो गई कि जागो मां, आप सबने सुना होगा, जो हमारी बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई गायिका गाती है तो उसको तृणमूल कांग्रेस का नेता रोक देता है। बॉबी हकीम ये कहता है कि वो एक ऐसा कलकत्ता देखना चाहता है जो ममता बनर्जी का राइट हैंड है, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर, और इन सब में हिंदुओं के पक्ष में एकजुट होने के बजाय जो हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ एक स्वर में बोलने के बजाय राहुल गांधी जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त है, और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन। तो आप सोचिए, जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को। और आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी की एक आदत है, मीठा मीठा गप, तीखा तीखा। जो सवाल आप लेकर के आए हैं, अगर उसका एक पक्ष जो आप जानते हैं और दूसरा पक्ष भी जानते हैं, अगर दोनों पक्ष माननीय सभापति जी बताए होते तो मुझे लगता कि वास्तव में आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर
भारत के संविधान के अनुसार, संसद में संशोधन के अनुसार एससी का, एसटी का, ओबीसी का और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का 60% आरक्षण, ये हमारी सरकार की मंशा ही नहीं है, इसको धरातल पर उतारने का संकल्प है। और जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जितने पद आते हैं, उनको वह देना हर हाल में यह सुनिश्चित कराने का काम 2017 से, जब से हम सरकार में आए तब से अब तक कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी इन्होंने लेखपाल भर्ती का विषय उठाया। यह सच है कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, स्वयं मैंने इसमें निर्देश दिया 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित वर्ग का, 2% एसटी वर्ग का और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया को सुधार करते हुए पुनः यह विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए। यह निर्देश माननीय सभापति जी दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी खोजती रहती है, तलाश में रहती है, इंतजार में रहती है, क्या मिल जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। मैं उदाहरण ये माननीय सभापति जी, मैं वही आपको बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और आप कहते 2012 से 2017 के बीच की चर्चा मत करिए। अरे नकल माफियाओं का गैंग, भर्ती माफियाओं का गैंग तो आपने तैयार किया था, उनकी तो नस तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। शांत रहिए अक्रमान सिंह, अभी भी समाजवादी पार्टी, शांत रहिए, अभी भी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, गलत बात है, अभी भी ये गलत बात है, टोका टाकी गलत बात है ये। अभी भी नहीं, फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे, अभी भी माननीय और हम नहीं सभापति रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं यह सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता। हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव, यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ, उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहां पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी, ये गलत बात है। नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका टाकी गलत बात है। माननीय सभापति नहीं, माननीय लाल बिहारी, पहले पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा, लाल बिहारी जी बैठिए, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो रिश्वत करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार का नहीं है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के कॉलविन तालुकदार कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल पूरे हुए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को है। परिश्रम करने से नई मंजिल मिलती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कालविंग तालुकदार कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के इस आयोजन में भारत सरकार के मंत्री, अध्यक्ष ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी, प्रबंधक कालविन तालुकदार श्री मनीष वर्धन सिंह जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य कुंवर विनय कुमार सिंह जी, राजा बीरेंद्र सिंह परमार जी, शेख शैलेंद्र नाथ टंडन जी, राजा अनिल प्रताप सिंह जी, राय सुरेश्वर बली जी, कालविन तालुकदार कॉलेज प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, कॉलेज के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आपके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और अभी मैंने आपके मार्च पास्ट को देखा। इससे ठीक पहले यहां पर जो 5 अलग अलग हाउसेज हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के
बच्चों के पिरामिड ड्रिल को भी यहां पर हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास काल्विन तालुकदार के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाएगा, इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहां के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले काल्विन तालुकदार को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह जी को, जिनके साथ में कई बार इस संस्था के उन्नयन के बारे में, यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर, यानी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। विश्व प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान की जो भी धरोहर आज दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी आधारशिला आज से
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।